हेलो एवरीवन। आज हम लोग एलाइज़ा का सेकंड पार्ट वीडियो के बारे में समझेंगे। तो एलाइज़ा का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि एलाइज़ा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसको ईया भी बोलते हैं, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, और सैंडविच एलाइज़ा के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एलाइज़ा और इनडायरेक्ट एलाइज़ा। तो हम सबसे पहले आज हम इनडायरेक्ट एलाइज़ा के बारे में पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट एलाइज़ा का जो मेन वर्क होता है, ये डिटेक्ट करता है एंटीजन और एंटीबॉडी को। और जो इनडायरेक्ट एलाइज़ा होता है, इसमें क्या होता है हम समझेंगे। जैसे ये हमारा माइक्रोटेटल वेल है, मतलब इसको हम माइक्रोटेटल प्लेट भी बोल सकते हैं। इस पे एंटीजन की कोटिंग हुई हुई है। तो ये एंटीजन की कोटिंग हुई है, इस पे क्या होता है कि हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालते हैं। इस पे प्राइमरी एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जिसमें एंजाइम नहीं लगा होता है, तो इसे नॉर्मल हम एंटीबॉडी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम एंटीजन को एजी से डिनोट करेंगे और एंटीबॉडी को ए भी शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि लिखने में ऐसे काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम ये नॉर्मल एंटीबॉडी इसमें ऐड करते हैं। तो जब नॉर्मल एंटीबॉडी ऐड करने के बाद हम फिर वॉश करते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी का नंबर ज़्यादा होगा तो, और एंटीजन का नंबर माइक्रोटेटल प्लेट में कितने लगे होंगे, अगर हम 10 मान लें, और अगर हम लोगों ने जो सैंपल लोड किया है उसमें 20 एंटीबॉडी होंगे, तो 10 ही तो उसके स्पेसिफिक में होंगे एंटीजन, तो 10 ही बाइंड कर पाएंगे, बाकी तो नहीं बाइंड कर पाएंगे ना। तो वो जो बाकी फ्री रहेंगे, अनवांटेड रहेंगे एंटीबॉडी, उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी विद एंजाइम लिंक्ड उन्हें ऐड करेंगे। ये हमारा जो यहाँ ऊपर ऐसे ये एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी है, इसको हम ऐड करेंगे। फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड होने के बाद हम फिर से वॉश करेंगे। जो इसको हम कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, मतलब जिसमें हम एंजाइम लिंक्ड है ना, ये इस पे एंजाइम लिंक मतलब इस ये जो नॉर्मल एंटीबॉडी था इसके ऊपर अब एंजाइम लग गया है, बस इतना डिफरेंस है। तो हम ये यहाँ पे फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, फिर से हम वॉश करेंगे, क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड रह गई हैं, अनवांटेड हो गई हैं, वो वॉश हो जाएं। फिर हम इस पर सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। तो जब सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे तो सबस्ट्रेट जो होगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होगा, ये कलर चेंज करवा देगा प्रोडक्ट। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर एंटीजन है जो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर रहा है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट एलाइज़ा होता है। इसके बाद डायरेक्ट एलाइज़ा की बात करते हैं। डायरेक्ट एलाइज़ा जो होता है, इसमें हम एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। इनडायरेक्ट में हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का करते हैं, और इसमें हम डायरेक्ट में हम खाली एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा माइक्रोटेटर प्लेट है, इस पे एंटीजन कोटेड है। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलाइज़ा में हम प्राइमरी एंटीबॉडी विद एंजाइम लिंक्ड ऐड करते हैं। देखो जैसे नाम से है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मतलब होता है डायरेक्टली, मतलब इसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी जो है एंजाइम लिंक के साथ इसको हम तुरंत अपलोड कर देंगे इस पर। और इनडायरेक्ट वाले में हम क्या कर रहे थे कि हम पहले प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर रहे थे, फिर उसको वॉश कर रहे थे, फिर हम सेकेंडरी ऐड कर रहे थे। लेकिन डायरेक्ट में हम उसे डायरेक्ट प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर देंगे जो कि एंजाइम लिंक्ड रहेगा, और फिर उस पर हम सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। सबस्ट्रेट जो होगा उसको क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होता है, फैक्टर होता है, उसको कलर चेंज करवा देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन या डिजीज़ हमारे बॉडी में पेनिट्रेट किया था। इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइज़ा होता है। तो मेजर डिफरेंस बस यही होता है कि जो हमारा इनडायरेक्ट वाला होता है, इसमें एक दो स्टेप एडिशनल होते हैं, ये प्राइमरी एंटीबॉडी और वॉश वाला। और जो डायरेक्ट वाला होता है, इसमें वही दो स्टेप कम हो जाते हैं। इसमें हम डायरेक्ट प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, जिसमें हमारा एंजाइम लिंक्ड रहता है। इसके अलावा आज हम पढ़ने वाला एक और होता है कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। जो हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा होता है, चल क्यों नहीं रहा है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा होता है, इसमें बस हमें इतना याद रखना होता है, इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन होता है। लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन होता है इसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का जैसे जब इंटरेक्शन होता है, तो एंटीजन का अमाउंट इतना लो रहता है, इतना लो रहता है कि एंटीबॉडी उसमें ये हाई रहता है, तो एंटीबॉडी फ्रीली मूव करता है, ये फ्रीली मूव करता है। तो इसमें भी स्टेप सारे वही होते हैं, लेकिन इस एंटीबॉडी को हम वॉश ना करके इन्हीं को बार बार एंटीजन से हम बाइंड करवाते रहते हैं, और इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा चलता है। और अगर हम
हम बेसिक बात करें कि इसका मेन एलाइज़ा का फंक्शन क्या होता है, कि एलाइज़ा का क्या मेन फंक्शन होता है। वैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो सैंडविच एलाइज़ा होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में जो पार्ट 1 है एलाइज़ा का उसमें डिस्कस किया है। तो सैंडविच एलाइज़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें हमें इतना जानना चाहिए कि इसमें लो कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन होता है, मतलब एंटीजन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, कम होता है। और जो हमारा ये होता है एलाइज़ा, इसका मेन काम होता है डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करना, मतलब किसी चीज़ को डिटेक्ट करना और उसका क्वांटिफिकेशन, मतलब क्वांटिटी मतलब होता है कि एक जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो क्वांटिटीफाई करना। एक क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है। क्वालिटी में हम किसी चीज़ की क्वालिटी को देखते हैं, मतलब उसके गुण को देखते हैं, लेकिन क्वांटिटी में उसका हम अमाउंट देखते हैं, उसका अमाउंट। तो जो एलाइज़ा होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव बेस्ड होता है। एनालाइट्स मतलब इसका हम इसमें एनालाइट्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, ये हमारा एंटीजन हो सकता है, किसी भी हम एंटीजन के बारे में जान सकते हैं, कोई एंटीबॉडी हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, इसके अलावा कोई हार्मोन हो सकता है, इसके अलावा कोई पेप्टाइड्स हो सकते हैं, पेप्टाइड जो कि अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जो एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल होता है, जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल होता है उसका हम डिटेक्शन कर सकते हैं एलाइज़ा के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।